Welcome students. Today we are going to discuss about the topic Parkinson's disease. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिजीज शब्द का मतलब क्या होता है। डिजीज शब्द दो से मिलकर बना हुआ है। डिस का मतलब होता है नो और ईज का मतलब होता है कंफर्ट, मतलब वो कंडीशन जिसमें कंफर्ट नहीं होता, नो कंफर्ट। डिजीज का मतलब है नो कंफर्ट। अब हम लोग बात करते हैं पार्किंसन डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले पार्किंसंस डिजीज के बारे में बताया था जेम्स पार्किंसन ने, उन्हीं के नाम पे इसे पार्किंसंस डिजीज कहा जाता है। पार्किंसंस डिजीज है क्या, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है इन विच देयर इज डिजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड कॉर्पस स्ट्रिएटम ऑफ द ब्रेन। एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे बीमारी बढ़ती रहती है और जिसमें क्या होता है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन हो जाता है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स जो कि डोपामिन को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनका डिजेनरेशन होने लगता है। कहाँ पे? ब्रेन के दो हिस्से हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा और कॉर्पस स्ट्रिएटम में डोपामिन की कमी होने लगती है। तो डोपामिन की कमी को ऐसे दिखाया है मैंने। अगर हम ये देखें तो ये नॉर्मल ब्रेन है जिसमें ये एक बैलेंस है जिसे हम लोग तराजू कह सकते हैं। तो इसमें ये डोपामिन जितना है उतना ही एसिटाइलकोलिन है। ये एक नॉर्मल हेल्दी पीपल का ब्रेन है जिसमें कि डोपामिन और एसिटाइलकोलिन को दिखाया गया है। पार्किंसन में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, डोपामिन कम हुआ, एसिटाइलकोलिन ज्यादा हुआ, तराजू ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाती है, डोपामिन कम और एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाता है। पार्किंसन में एक्चुअली होता क्या है कि क्या उसकी एटियोलॉजी है, कैसे वो शुरुआत कैसे होती है। तो एपोप्टोसिस और फ्री रेडिकल जनरेशन बढ़ जाता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में फ्री रेडिकल जनरेशन की जो थियरी है वो बहुत सबसे ज्यादा अभी तक जो एप्लीकेबल है, सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है कि फ्री रेडिकल जनरेशन बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल्स जो है हमारी बॉडी में हमेशा बनते रहते हैं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हर तरह से हार्मफुल हैं। ठीक है, उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और फ्री रेडिकल हमें हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। तो पार्किंसन में क्या होता है कि एपोप्टोसिस हम जानते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, कि एपोप्टोसिस और फ्री रेडिकल का जनरेशन का रेट बढ़ जाता है। और क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ एररफुल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स नोन एज लीवीज बॉडीज। पार्किंसन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लीवीज बॉडीज का डिपोजिशन। लीवीज बॉडीज क्या होती है, जब पार्किंसन के पेशेंट की आफ्टर डेथ जब उसके ब्रेन का पोस्टमार्टम किया जाता है, स्लाइस काट के देखी जाती है, तो उसमें लीवीज बॉडीज का डिपोजिशन मिलता है। लीवीज बॉडीज क्या होती है, हमारे बॉडी में प्रोटीन बनने की जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन बनता है, एररफुल प्रोटीन बनने लगता है और वो जाके डिपॉजिट होने लगता है कहाँ पे, ब्रेन में। तो इस तरह की प्रोटीन को बोलते हैं लीवीज बॉडीज, जो कि ब्रेन में डिपॉजिट होता है। और ब्रेन जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन इसको सही करने की कोशिश करता है, तो उसके पास कुछ अपने प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम लोग शेपरॉन बोलते हैं, जिन्हें हम लोग शेपरॉन कहते हैं। शेपरॉन कोशिश करते हैं कि लीवीज बॉडीज न बने या वो जो प्रोटीन मिसफोल्डेड है, वो जो प्रोटीन जो एररफुल प्रोटीन है वो सही हो जाए। शेपरॉन ये कोशिश करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोपामीन कंट्रोल्स मसल टोन एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स। डोपामीन जो होता है वो मसल टोन को कंट्रोल करता है और मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी में। तो डोपामीन कम हो जाने की वजह से मसल टोन गड़बड़ हो जाती है और मूवमेंट भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसको हम लोग सिम्टम में समझेंगे, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ये जो अभी मैंने पोर्शन बताया इसे बच्चे जो है एमफार्म के बच्चे पैथोफिजियोलॉजी में लिख सकते हैं। ये पैथोफिजियोलॉजी ही है, ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी है। तो होता क्या है, सिम्टम्स में हम क्या देखते हैं, सिम्टम्स में रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है कि बहुत ही अकड़न,
शरीर में रहती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज्ड एसीएच, एसीएच बढ़ गया है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा रहेंगे और रिजिडिटी रहेगी। फिर ट्रेमर, ट्रेमर, हाइपोकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया का मतलब, ट्रेमर का मतलब होता है कंपन, हाइपोकाइनेसिया का मतलब होता है कि मूवमेंट में कमी आ जाना, मूवमेंट में कमी आ जाना, क्योंकि डोपामीन कम हो गया है तो मूवमेंट में कमी आ जाएगी, और एसिटाइलकोलिन बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो मूवमेंट में कमी आ जाएगी। डिफेक्टिव बेंट पॉस्चर, जो पेशेंट का पॉस्चर है वो डिफेक्टिव हो जाता है, वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है आगे की तरफ। डिफेक्टिव गेट, व्हाट इज गेट? गेट मींस होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, पेशेंट के चलने का जो मैनर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मास्क लाइक फेस एंड रिडक्शन इन फेशियल एक्सप्रेशन, जो पेशेंट का फेस होता है वो मास्क लाइक हो जाता है, इसका मतलब कि उसके चेहरे पे दुख और खुशी के, गुस्से के, ये सब भाव जो है दिखते नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोमिमिया। दिस सिचुएशन इज नोन एज हाइपोमिमिया। हाइपोमिमिया का मतलब होता है रिडक्शन इन फेशियल एक्सप्रेशन। फिर क्या सिम्टम आता है? सियालोरिया। सियालोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज्यादा लार बनना। क्यों? क्योंकि ये कोलिनर्जिक इफेक्ट है, एसिटाइलकोलिन के बढ़ने की वजह से सलाइवेशन ज्यादा होने लगता है। फिर इनफ्रीक्वेंट आई ब्लिंकिंग, पेशेंट की जो आई ब्लिंकिंग की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। जैसे हम लोग नॉर्मली अपनी पलक को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग पलक झपकाते हैं, तो ऐसा पार्किंसन का पेशेंट नहीं करता, वो लगातार देखता रहता है, उसकी ब्लिंकिंग कम हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से। ठीक है, फिर स्लो स्पीच, उसकी बोलने की क्षमता कम हो जाती है, वो बहुत कम बातें करता है, पार्किंसन का पेशेंट बहुत कम बोलता है। और डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, निगलने में दिक्कत, कोई चीज खाने में दिक्कत होती है, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया। फिर एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, जब पार्किंसन की का एग्जामिनेशन कोई न्यूरोलॉजिस्ट करता है तो वो इसको जरूर देखता है, उस फीचर को बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया का मतलब होता है स्मॉल क्रैम्प्ड हैंड राइटिंग, मतलब पार्किंसन का पेशेंट जो है बहुत ही छोटा लिखता है और उसकी हैंड राइटिंग जो है वो कांपती रहती है, इसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रोग्राफिया। अच्छा, तो ये सब हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने अभी तक जो हमने समझा है वो ये समझा कि पार्किंसन में एक्चुअली होता क्या है। पार्किंसन में एक जनरल अगर किसी को बताना हो तो डोपामीन कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। डोपामीन और एसिटाइलकोलिन एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, तो डोपामीन के कम होने की वजह से एसिटाइलकोलिन और बढ़ जाता है ब्रेन में। और अगर इसकी एटियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो एपोप्टोसिस की और फ्री रेडिकल जनरेशन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि फ्री रेडिकल क्या होता है, और फिर क्या होता है इसमें कुछ एररफुल, कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्रेन में जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं लिवीज बॉडीज, जिन्हें हम लोग बोलते हैं लिवीज बॉडीज। और हमने पढ़ा कि हमारे ब्रेन में कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग शेपरॉन कहते हैं। शेपरॉन जो होते हैं वो मिसफोल्डेड प्रोटीन को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने इतना समझा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पार्किंसन में हम कौन कौन सी दवाइयां देते हैं। तो पहला जो हमारी कैटेगरी है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम, मतलब वो मेडिसिन जो डोपामिनर्जिक सिस्टम को इंप्रूव करती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है, सभी लोग वेल नोन मेडिसिन है लीवोडोपा। लीवोडोपा जो है एक प्रो ड्रग है जो कि जाके ब्रेन में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि डोपामीन क्यों नहीं देते, तो डोपामीन नहीं दे सकते क्योंकि वो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा के साथ साथ हम लोग पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर भी देते हैं, लीवोडोपा और कार्बिडोपा मिला के देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है डोपामीन, लीवोडोपा का डोपामीन में कन्वर्जन सिर्फ ब्रेन में ही हो, पेरिफेरली ना हो। जो पेरिफेरली जो डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर काम कर रहा है उसको, उस डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो काम कर रहा है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, उसको रोकने के लिए। तो इसका कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना जरूरी है कि कार्बिडोपा क्यों देते हैं, क्योंकि जो लीवोडोपा है उसका कन्वर्जन डोपामीन में सिर्फ ब्रेन में ही हो और पेरिफेरली वो डोपामीन में कन्वर्ट ना हो, इसलिए हम लोग पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देते हैं। दैट्स व्हाई
लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा मिला हुआ आता है, ठीक है, डोजेस फॉर्म में। और फिर क्या करते हैं, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं, मतलब वो चीजें जो डोपामिन को बढ़ाती है, जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें डोपामिन को बढ़ाना है। फिर क्या है, फिर क्या देते हैं, माओ बी, मोनो अमीन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। ये मोनो अमीन ऑक्सीडेज बी क्या है, एक एंजाइम है जो कि डोपामिन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो मोनो अमीन ऑक्सीडेज बी को रोकने वाली चीजें दी जाती है, जैसे सेरेजिलिन है। फिर कैटिकार्ब ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, कैटिकार्ब ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो कि डोपामिन को तोड़ देता है, तो इसको भी रोकना है, तो इसके इनहिबिटर दिए जाते हैं। फिर डोपामिन फैसिलिटेटर दिए जाते हैं, जैसे एमेटाडीन है, एक एंटीवायरल भी है। अच्छा, फिर दूसरा हमारी जो कैटेगरी है, ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। अब हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है ना, डोपामिन कम हो गया, एसिटाइलकोलिन बढ़ गया है, तो हमें एसिटाइलकोलिन के प्रभाव को कम करना है, डोपामिन को बढ़ाना है। तो यहाँ पे दूसरी कैटेगरी है ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इसमें क्या है, पहला है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, मतलब हम एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे ताकि जो पेशेंट को जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो अकड़न है, जो उसकी मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से वो अपने डेली रूटीन वर्क भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको थोड़ा राहत देने के लिए सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। ऐसे एंटीकोलिनर्जिक्स जिनका सेंट्रल इफेक्ट होता है, जो ज़्यादातर स्पेशली सेंट्रल इफेक्ट देते हैं, वो देते हैं, जैसे ट्राइहेक्सफेनेडिल। फिर कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स भी होते हैं जो कि रिलीफ पहुंचाते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, जैसे प्रोमेथाजिन हो गया, ठीक है। तो ये सब दवाइयाँ देकर के, ये सब मेडिसिन देकर के हम लोग जो है उसको सही करते हैं। इसमें यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि लीवोडोपा को जब देते हैं, लीवोडोपा की जब थेरेपी चलती है, तो कुछ दिनों तक देने के बाद फिर रोक देते हैं, उसको थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ताकि जो है डोपामिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो फिर से सैचुरेशन जो उनमें आया है उसको वो खत्म हो जाए। तो करीब 2 हफ्तों तक मेडिसिन को रोकते हैं, तो इसको बोलते हैं ड्रग हॉलीडे। इस फेनोमेना को बोलते हैं ड्रग हॉलीडे। बीच में लीवोडोपा को देना बंद कर देते हैं, कुछ समय देने के बाद फिर बंद कर देते हैं, इसको बोलते हैं ड्रग हॉलीडे, ठीक है। अब अगर साइड इफेक्ट की बात करें, हम लोग यहाँ लीवोडोपा के कंसर्न में बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट की बात करें तो पॉस्चुरल एचटी, मतलब ऐसा हाइपरटेंशन जो पॉस्चर पर डिपेंड करता है वो होता है। एनोरेक्सिया हो जाती है, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग। यहाँ पे वोमिटिंग हो जाती है लीवोडोपा देने से, वोमिटिंग होने इंड्यूस होती है। क्यों? लीवोडोपा जो है डोपामिन को बढ़ाता है, और डोपामिन के बढ़ने से वोमिटिंग होती है। इसी वजह से D2 एंटागोनिस्ट जो होते हैं, वो एंटी एमिटिक की तरह वर्क करते हैं। हम लोग जानते हैं कि डोपामिन जब बॉडी में ज्यादा होने लगता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होने लगेगा, तो वोमिटिंग क्रिएट होती है। इसी वजह से D2 एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो वोमिटिंग में दिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे लिख के भेजें, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।